नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के इतिहास के प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। अब राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरे अध्याय को पढ़ लें, पूरे पाठ को पढ़ लें और राष्ट्रवाद ही ठीक से समझ में नहीं आए। तो राष्ट्रवाद का अर्थ यही है कि अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण और उसके प्रगति एवं उनके नियम एवं कानूनों को बनाए रखने का ही सिद्धांत राष्ट्रवाद कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी राष्ट्र विरोधी है तो आप उसकी हत्या कर दे या उस पर कुछ कटाक्ष रूपी बातों का प्रयोग करें, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उसके लिए अलग एक खंड बना हुआ है जो कि सिविक्स का है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा करने के लिए जा नहीं रहे हैं। तो मेन हम लोग का मुख्य है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद उभरा कैसे? अब उभरा कैसे? एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं होती कि आप उठे चल दिए और राष्ट्रवाद की भावना आपके अंदर आ गई। तो उसके लिए फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 1848 में एक 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई जिसे यूटोपिया कहते हैं, और उसमें उन्होंने स्वतंत्रता को एक प्रतिमा के रूप में दर्शाया है, जिसके एक हाथ में ज्ञानोदय का मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। अब है क्या कि श्रृंखला बनाई जो कि एक काल्पनिक जनतंत्र और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना हुआ है, जिसका कि साकार होना लगभग असंभव है। अब जनतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनतंत्र का अर्थ सीधी सी है कि जनता के हित में ही कोई कार्य किया जा सके, और सामाजिक गणतंत्र यह है कि जनता का शासन, जनता चुनाव करके अपने प्रतिनिधियों को वहां पर भेजे। अब है क्या कि उसमें निरंकुश सामने में जो चित्र का वर्णन है उसके सामने में निरंकुश संस्थानों का अवशेष पड़ा हुआ है। अब है निरंकुश क्या? तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा सके, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? निरंकुश। और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग उसका मतलब लीडरशिप कर रहे हैं, उसका अगुवाई कर रहे हैं। और उसमें से फ्रांस के लोग जो कि अभी अभी प्रतिमा के पास पहुंचे हैं, उसको क्रांतिकारी तिरंगे झंडे से पहचाना जा सकता है। और जर्मनी के लोग को काला, लाल और सुनहरे झंडे से पहचाना जा सकता है। तो है क्या कि यह 1848 की एक उदारवादी अभिव्यक्तियों की उम्मीद है। अब उदारवाद का मतलब यह है कि लचीलापन, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लचीलापन हो। ऐसा नहीं कि एक गलती पर होने पर सजाए मौत सुनाई जाए, उसमें लचीलापन हो, मिला जुलाकर चलने की मतलब व्यवस्था को ही उदारवादी मतलब सोच कहते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के रूप में अभी नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की सरकार है, तो वो उदारवादी नहीं है। थोड़ी सी गलती पर कठोर रूप से निर्णय लिया जाता है और बहुत ही कठोरता से शासन व्यवस्था वहाँ पर चलाई जाती है, और आप वहाँ पर सोशल मीडिया का ज़्यादातर यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसका एक अपना अलग एप्लीकेशन है। तो ऐसा है, लगभग सब प्राइवेसी है और कठोरता बहुत है। तो उसी का जो उदारवादी है, उदारता मतलब लचीलापन हो, मिला जुला कर चलने की व्यवस्था हो। तो अब आता है कि उसमें और भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और भी रूस, 2-3 लोगों को देखा जा सकता है। तो उसमें से जो फ्रांस जो है अभी अभी प्रतिमा के पास पहुंचा है, इसका एक अलग अर्थ निकलता है जो कि हम लोग अगले टॉपिक पर, विषय पर जाके इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना तब पैदा हुई 1848 में, तो वो एक जरिया था, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद को जन्म देने का, मनुष्य के मानसिकताओं को बदलने का फ्रेडरिक सरियू ने काम किया। तो उससे पहले ही फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही यूरोप में राष्ट्रवाद का एक मतलब लोगों के मन में भाव उत्पन्न हो चुका था कि हम अपना सब कार्य कर रहे हैं, तब भी हमारे ऊपर एक निरंकुश मतलब ऐसी व्यवस्था है जिस पर हम खुलकर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि राष्ट्र क्या है?
राष्ट्र क्या है, तो इसके लिए अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक अलग से इस पे टॉपिक पर एक लेक्चर बनाऊंगा, और नहीं कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब है क्या, यहाँ पर एक आता है कि ज्ञानोदय का मसाल और मनुष्यों के अधिकारों का जो घोषणा पत्र है। तो अब है क्या कि जब राष्ट्र का गठन होगा, राष्ट्र बनेगी, तो ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने मन से चलेंगे। उनके लिए एक अधिकारों का घोषणा पत्र है कि मनुष्य को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार है और दो, तो उसके लिए एक घोषणा पत्र है। और ज्ञानोदय का मसाल है, मतलब ज्ञान का वहाँ पर उदय, उदय का मतलब आप लोग जान ही रहे, उदय अस्त सूर्य के हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं, जन्म लेना या उगना, तो उसी तरह से कहते हैं। अब है क्या कि जुलूस का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर रहे हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो वो तब तक एक राष्ट्र बन चुके थे, तब ही वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर आप एक राष्ट्र के नागरिक हैं तो आप उसके बारे में जान रहे हैं, उसकी विशेषताओं को जान रहे हैं, मतलब उसमें क्या क्या फायदे हैं उसको जान रहे हैं। तो अगर आपको उस विषय के बारे में पता है तब तो ही आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अगर आपको उस विषय के बारे में पता नहीं हो, इसका एक सीधा सा एक एग्जांपल के रूप में हम लोग ले सकते हैं कि अगर आप लोग एक मित्र को ये टॉफ़ी या बिस्किट खाने का वो देते हैं, क्या बोलता है, वो सलाह देते हैं, तो आप उस बिस्किट को पहले से खा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस बिस्किट को पहले से खा चुके हैं। तो अगला बात है कि जर्मनी के लोग को काला और लाल सुनहरे झंडे थामे हैं। तो जर्मनी के लोगों, सीधी सी बात है कि वहाँ पर लोगों की पहचान किस तरह से हो रही है, उसके झंडे से, उसके कपड़े से उनको पहचाना जा सकता है। और है उदारवादी, तो उदारवादी एक अलग से आगे में हम लोगों का विषय है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये है क्या कि ये एक 1848 की उदारवादी अभिव्यक्तियों का एक नमूना है, मतलब अभिव्यक्ति का वो है। तो है क्या कि अभिव्यक्ति मतलब प्रकट करना होता है। तो जिसमें से कि जर्मनी भाषी या उसको मिला करके एक राष्ट्र का गठन, जनतांत्रिक राष्ट्र का गठन करना चाह रहे हैं जर्मनी के लोग, क्योंकि उन पर एक निरंकुश राजा का शासन था और कई लोग मारे जा रहे थे, मतलब छोटी छोटी गलती के कारण। वैसा हम लोग डीपली अभी जाएंगे, हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं तो उसके ऊपर बात करेंगे। अब आता है कि इसमें ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगरी, रूस के लोगों को देखा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ स्विट्जरलैंड, आपका अमेरिका और क्या बोलता है जर्मनी या फ्रांस के लोग हैं, उसमें ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इंग्लैंड और भी आयरलैंड के लोग भी हैं। और ऊपर से ईसा मसीह देख रहे हैं। और इस मतलब श्रृंखला को बनाने का मेन उद्देश्य जो है वो फ्रेडरिक सरयू का है, संसार में सभी लोगों के बीच एक भाईचारे को दिखाने का एक मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि एकता में बल होता है, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो अगर हम लोग साथ में रहकर कोई भी कार्य करें तो क्या यह लाभदायी नहीं होगा। तो भाईचारे को बनाकर रखने के लिए यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। अब ऐसा है कि हम लोग एक राष्ट्र में रह रहे हैं और सब अपना स्वार्थ देख रहे हैं कि नहीं हम अब खुद आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, वो आगे बढ़े। तो ऐसा नहीं है, एक राष्ट्र को हम लोग वहाँ पर लेकर चल रहे हैं और आपका हर एक निर्णय राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। तो अगला विषय फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, हम लोग अगले दिन इस विषय पर बात करेंगे। और अगर आप लोगों को राष्ट्र क्या है इस पर एक लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।